Hello students, good evening. Today I am going to start your first chapter in company account, that is issue of shares. Dear students, अगर मार्क्स नंबर के दृष्टिकोण से अगर बात किया जाए तो किसी भी बोर्ड के लिए, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, आईएससी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो या अदर रीजनल बोर्ड हो, मार्क्स के दृष्टिकोण से नंबर के आधार पर हम बोल सकते हैं कि ये चैप्टर आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, क्योंकि एक लॉन्ग क्वेश्चन तो इस चैप्टर से आते ही है और सबसे ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन भी इसी चैप्टर से आते हैं हर बोर्ड में। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत आसान भी है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है इशू ऑफ शेयर, इसका जो आज क्लास पार्ट 1 है, पार्ट 1 में आपको इस चैप्टर का केवल इंट्रोडक्शन बताया जाएगा और जो इंट्रोडक्शन बताया जाएगा वो अकाउंटिंग के ऊपर ही बेस्ड होगा, क्योंकि बिजनेस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस चैप्टर को एक्सप्लेन किया जाए तो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर ये चैप्टर अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ऐसी चीज़ है जिसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जो थियरी पोर्शन की बात है, तो इसको हम लोग बिल्कुल न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इसको हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले एक तो आपकी जो मोरल ड्यूटी या मेरी भी मोरल ड्यूटी है कि कम से कम शेयर का मीनिंग पता होना चाहिए कि शेयर होता क्या है। डियर स्टूडेंट्स, कंपनी की जो टोटल कैपिटल होती है वो छोटे छोटे पीसेस में, छोटे छोटे टुकड़ों में, पार्ट में, डायमेंशन में डिवाइड होती है और हर पार्ट या हर पीस या हर डायमेंशन को शेयर कहा जाता है। दूसरी बात अब समझना है, यहाँ से अब हम आते हैं अपने कंटेंट में। और इसके पहले ये भी आप क्लास 11 में आप पहले पढ़ चुके होंगे कि बेसिकली कंपनी दो ही तरह की होती है, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। और पब्लिक कंपनी ही अपने शेयर को मार्केट में इशू कर सकती है, प्राइवेट कंपनी अपने शेयर को मार्केट में इशू नहीं कर सकती। ये सब बिजनेस स्टडी का मैटर है, ये सब आप लोग क्लास 11 में भी पढ़े हैं। नाउ क्वेश्चन अराइज कि कोई भी कंपनी शेयर क्यों इशू करती है, मोटिव क्या है, शेयर इशू करने के मोटिव क्या है। दिस इज फर्स्ट कंटेंट, मोटिव ऑफ इशू ऑफ शेयर। तो बच्चों, सबसे पहला मोटिव जो किसी को भी समझ में आना चाहिए, वो चाहे कॉमर्स का स्टूडेंट हो या ना हो, किसी भी बिजनेस को या कंपनी को चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत है, सीधी सीधी बात है। फाइनेंस का रिक्वायरमेंट है। कंपनी को अपना बिजनेस बढ़ाना है या नई कंपनी है उसको लॉन्च करना है, उसको बहुत सारा पैसा चाहिए, कैपिटल रेज करना है। तो जो फाइनेंस के जो सोर्सेस होते हैं, तो देयर आर लॉट ऑफ सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। ओनर फंड होता है और बोरो फंड भी होता है। बोरो फंड का मतलब कंपनी कहीं बाहर से लोन वगैरह भी ले सकती है, और ओनर फंड का मतलब कंपनी खुद अपना पैसा बिजनेस में लगा रही है। तो ये जो शेयर की हम बात करते हैं ये ओनर फंड में आता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ऐसे भी आप बता सकते हैं कि कंपनी एक ऐसी जगह है या बिजनेस का एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पर आप उस कंपनी में शेयर में पैसा लगाकर उस कंपनी की ओनरशिप हासिल कर सकते हैं या कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं आपके टॉपिक पर कि कोई भी कंपनी शेयर इशू क्यों करती है। तो शेयर इशू करने का जो सबसे बड़ा मोटिव होता है या सबसे मेजर मोटिव जो समझ में आता है, कंपनी को अपना वर्किंग कैपिटल यानी कि कैश अगर उसको बढ़ाना है, रेज करना है, तो कंपनी का जो पहला मोटिव होता है वो होता है फॉर कैश। दूसरा मोटिव हम फिर से आप लोग को याद दिला दें कि ये जो क्लास है पार्ट 1 इस चैप्टर का, ये केवल कंटेंट इसमें बताए जाएंगे आपको कि इस पूरे चैप्टर में क्या क्या आपको पढ़ना है। फिर अगले क्लास में हम लोग एक एक पॉइंट को हम लोग एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो पहला पॉइंट हो गया कैश मोटिव में। दूसरा क्या होता है जो आपके बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में तो लगभग हर साल ही आता है, कभी कभी कंपनी एसेट परचेज करती है। कैश भी एसेट ही है।
लेकिन कैश को छोड़कर कोई और एसेट जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, ये कंपनी परचेज करती है और बदले में जो वेंडर है, सेलर है, उसको अगर शेयर इशू करती है तो हम बोलेंगे कि कंपनी ने अपने शेयर को इशू किया है और उसका मोटिव क्या है? फॉर एसेट्स अदर देन कैश। अदर देन कैश इसलिए लिखा गया है क्योंकि कैश भी एसेट है, यानी कैश को छोड़कर किसी और एसेट के बदले में कंपनी वेंडर को शेयर दे रही है। ये दूसरा मोटिव हो गया। थर्ड मोटिव क्या है कि प्रमोटर, जिसका नाम आप लोग सुने होंगे। प्रमोटर कौन होते हैं? देखो, प्रमोटर नाम से ही पता चलता है जो कंपनी को प्रमोट करने वाले लोग होते हैं। प्रमोटर एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकता है और फर्म भी हो सकता है, जिनका काम क्या है? कंपनी के लिए फर्स्ट आइडिया से लेकर, यानी कंपनी के बारे में सबसे पहली बार जिसके पास विचार आया या जिनके पास विचार आया से लेकर कंपनी के रजिस्ट्रेशन कराने तक के प्रोसीजर को जो लोग परफॉर्म करते हैं उनको प्रमोटर कहा जाता है। अब प्रमोटर जो भी काम कर रहा है तो प्रमोटर को भी रिटर्न में, रेम्यूनरेशन में उसको कंपनी कुछ ना कुछ पे करेगी। तो कंपनी जो प्रमोटर को पे कर सकती है इन काइंड ऑफ कैश, इन काइंड ऑफ एसेट्स अदर देन कैश, किसी भी रूप में उसको उसके रेम्यूनरेशन को पे किया जा सकता है। लेकिन एक ऑप्शन है कि कंपनी हो सकता है प्रमोटर को उसके रेम्यूनरेशन के एवज में शेयर दे रही है। तो तीसरा मोटिव हमारा हो सकता है कि कंपनी ने शेयर इशू किया है अपने प्रमोटर को, टू प्रमोटर। नेक्स्ट मोटिव, चौथा मोटिव, देखो बेटा बच्चों हमेशा याद रखिए, कंपनी और पब्लिक जो कंपनी में फाइनेंस प्रोवाइड कराती है, तो कंपनी और आम जनता के बीच में जो लिंक पॉइंट होते हैं वो ब्रोकर होते हैं और अंडरराइटर होते हैं। ब्रोकर या अंडरराइटर दोनों का काम क्या होता है? पब्लिक को इंकरेज करना कि आप इस कंपनी में आप फाइनेंस लगाइए, शेयर के रूप में या किसी और भी रूप में हो सकता है। ये काम ब्रोकर का भी है और अंडरराइटर का भी है। लेकिन अंडरराइटर कंपनी के साथ एक अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट के साथ जुड़े होते हैं। यानी अगर कोई अंडरराइटर है, अगर किसी कंपनी के शेयर या डिवेंचर या किसी भी तरह के जो कैपिटल फंड है उसमें पब्लिक को इन्वेस्ट कराने के लिए इंकरेज अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए इसके लिए कंपनी में के साथ इनको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा, एग्रीमेंट, रिटन एग्रीमेंट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर अंडरराइटर अपने काम को परफॉर्म करने में अगर वो फेल हो जाता है, नहीं कर पाता है, पूरा नहीं कर पाता या कुछ अधूरा काम करता है, तो उतना शेयर उसको खुद परचेज करना पड़ेगा। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अंडरराइटर एंड ब्रोकर, कि ब्रोकर किसी कॉन्ट्रैक्ट के साथ बाउंड नहीं होता, जबकि अंडरराइटर कंपनी के साथ अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट उसको कहा जाता है, उसके साथ बाउंड होता है। यानी उतना शेयर, अगर कोई अंडरराइटर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि भाई हम आपका 50% या 100% शेयर पब्लिक में इन्वेस्ट करा देंगे, तो ये काम उनको करना होगा। अगर पब्लिक रिस्पॉन्ड नहीं करती है तो उतना शेयर उनको खुद ही परचेज करना होगा। तो चौथा मोटिव आपका हो गया टू अंडरराइटर, क्योंकि अंडरराइटर जो काम कर रहा है, अंडरराइटर को भी रेम्यूनरेशन चाहिए, कमीशन चाहिए। तो कंपनी अंडरराइटर को जो कमीशन है वो किसी भी रूप में पे कर सकती है, कैश के रूप में या किसी और मोड में भी पेमेंट कर सकती है। लेकिन एक ऑप्शन है शेयर के रूप में भी पेमेंट कर सकती है, यानी अंडरराइटर को शेयर दे दी। तो ये हमारे 4 मेजर मोटिव है कि कंपनी अपने शेयर को कैश के लिए इशू कर सकती है, फॉर एसेट अदर देन कैश प्रमोटर को भी शेयर इशू कर सकती है और अंडरराइटर को भी शेयर इशू कर सकती है। इसके बाद आप कैश में आप आ जाइए। अगर कंपनी अपने शेयर को कैश के लिए इशू कर रही है और एक शेयर मान लेते हैं 10 रुपये का है, तो हो सकता है 10 रुपये कंपनी एक साथ ही ले रही है, जिसको शेयर लेना है वो पूरा पैसा एक साथ
कंपनी डिमांड कर रही है। या हो सकता है कंपनी 10 रुपये को स्प्लिट कर दी, तोड़ दी 2 इंस्टॉलमेंट, 3 इंस्टॉलमेंट या 4 इंस्टॉलमेंट में। तो कंपनी अपने शेयर को जब कैश में इशू कर रही है तो हो सकता है इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटी शेयर होल्डर को दे रखा है, या पूरा पैसा वो एप्लीकेशन पर ही ले रही है, यानी कोई इंस्टॉलमेंट का फैसिलिटी वो नहीं दे रही है। तो अभी से याद रखिए, अगर कंपनी इंस्टॉलमेंट वाइज शेयर इशू कर रही है, अब मान लो 10 रुपये का शेयर है और कंपनी इसको 4 इंस्टॉलमेंट में दे रही है, 3 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 2 रुपये। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 3 रुपये, सेकेंड 2 रुपये, थर्ड 3 रुपये और फोर्थ 2 रुपये। तो आप बोलेंगे जो पहला वाला इंस्टॉलमेंट है उसको एप्लीकेशन कहा जाता है, दूसरे वाले को अलॉटमेंट, उसके बाद फर्स्ट कॉल, और चौथा इंस्टॉलमेंट आपका हो गया सेकेंड एंड फाइनल कॉल। इसी तरह से अगर मान लो 5 इंस्टॉलमेंट है, पहला हो गया एप्लीकेशन, दूसरा हो जाएगा अलॉटमेंट, इसके बाद तीसरा फर्स्ट कॉल, चौथा सेकेंड कॉल, पांचवा थर्ड एंड फाइनल कॉल। इसके बारे में आपको अगले क्लास में ये सारे जो है एक्सप्लेन करके बताए जाएंगे। हम बार बार बोल रहे हैं कि ये आपका जो क्लास है पार्ट 1, ये केवल कंटेंट बताए जा रहे हैं कि इस चैप्टर में हमको या आपको क्या क्या टॉपिक समझना है। तो ये आपका हो गया मोटिव ऑफ इशू ऑफ शेयर, कि कंपनी शेयर इशू करती क्यों है। इसके बाद आते हैं अगले टॉपिक पर, और वो होता है टर्म्स। कंपनी अपने शेयर को जो इशू कर रही है वो किस टर्म पर इशू करेगी। तो आते हैं टर्म्स ऑफ इशू ऑफ शेयर। टर्म्स ऑफ इशू ऑफ शेयर, तो बेटा कंपनी अपने शेयर को फेस वैल्यू पर भी इशू कर सकती है, फेस वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू पर भी इशू कर सकती है, और एक कंडीशन ऐसा भी आता है जहाँ की वो फेस वैल्यू से कम पर भी इशू कर सकती है। जैसे मान लेते हैं एक शेयर है 10 रुपये का और कंपनी अपने 10 रुपये के शेयर को 10 रुपये में ही इशू कर रही है, तो इसको कहा जाएगा कंपनी ने अपने शेयर को एट पार इशू किया। एट पार का मतलब होता है व्हेन कंपनी इशूड इट्स शेयर एट द फेस वैल्यू। अगर कंपनी अपने शेयर है, मान लेते हैं 10 रुपये का शेयर है और कंपनी इसको 12 रुपये में या 11 रुपये में, 14 रुपये में, 10 रुपये से ज़्यादा में इशू कर रही है, तो हम बोलेंगे कि साहब कंपनी ने अपने शेयर को प्रीमियम पर इशू किया है। इसी तरह से एक कंडीशन हमारे साथ अप्लाई होता है डिस्काउंट का भी। हालांकि 2013 जो कंपनी एक्ट चेंज हुए हैं उसमें साफ साफ कहा गया है कि कोई भी कंपनी अपने शेयर को अब डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती है, लेकिन एक ऑप्शन यहाँ पर है स्वेट इक्विटी शेयर। सबसे पहले समझना है स्वेट इक्विटी शेयर होता क्या है। कंपनी अगर अपने शेयर को अपने एम्प्लॉय को ही इशू करती है तो उसको हम बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर, और केवल स्वेट इक्विटी शेयर को कंपनी डिस्काउंट पर इशू कर सकती है और किसी नॉर्मल शेयर को नहीं कर सकती। इसका मतलब ये हो गया टर्म ऑफ इशू में कंपनी अपने शेयर को चाहे एट पार इशू कर सकती है, एट पार का मतलब फेस वैल्यू पर, कंपनी अपने शेयर को प्रीमियम पर इशू कर सकती है, और एक ऑप्शन हमारे पास डिस्काउंट के लिए भी बचा है अभी, कंपनी अपने शेयर को डिस्काउंट पर इशू कर सकती है। लेकिन याद रखिए कंपनी अपने केवल स्वेट इक्विटी शेयर को, ओनली स्वेट इक्विटी शेयर, केवल स्वेट इक्विटी शेयर को ही डिस्काउंट पर इशू कर सकती है। और ये भी अपने नॉलेज के लिए हम याद रखिए, अगर कंपनी अपने स्वेट इक्विटी शेयर को डिस्काउंट पर इशू कर रही है तो डिस्काउंट का मैक्सिमम रेट 10% होगा, यानी 10% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। लेकिन अगर कंपनी 10% से ज़्यादा डिस्काउंट देना चाहती है तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये पॉसिबल नहीं है, इसके लिए उसको कंपनी लॉ बोर्ड से परमिशन लेना होगा। लेकिन ये बहुत आसान प्रोसीजर नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और लेंदी प्रोसीजर है। तो बच्चों ये हो गया टर्म्स ऑफ इशू ऑफ शेयर। इसके बाद आते हैं अगले टॉपिक में जो आपको पढ़ना है, बहुत इम्पोर्टेंट। अभी भी बताया गया था कि कंपनी अपने शेयर को जब इशू करती है कैश के लिए तो वहाँ दो बातें हैं, इंस्टॉलमेंट और विदाउट इंस्टॉलमेंट। तो कंपनी अगर अपने शेयर को इंस्टॉलमेंट वाइज इशू की है तो हो सकता है कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट का या कॉल का पैसा नहीं दिया, या हो सकता है केवल कॉल का पैसा नहीं दिया,
ऐसे जितने भी अमाउंट जो अनरियलाइज हो रहे हैं, यानी जो पैसा शेयर होल्डर को देना था अपने इंस्टॉलमेंट पर, अगर शेयर होल्डर फेल कर जाते हैं अपने अलॉटमेंट या कॉल का पैसा देने में, तो उसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर। तो अगला टॉपिक आपका है कॉल्स इन एरियर, जो हमको और आपको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद अगर कंपनी अपने शेयर को इंस्टॉलमेंट वाइज इशू कर रही है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई शेयर होल्डर अपने बाद वाले इंस्टॉलमेंट का पेमेंट पहले ही कर दे। जैसे मान लेते हैं 4 इंस्टॉलमेंट है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल, और कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट के समय ही फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल का पैसा भी कंपनी को दे दी, तो इस तरह से कंपनी के पास एडवांस आ रहा है, और ऐसे एडवांस को हम बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। ये सब हमारा टॉपिक है जो आगे हमको पढ़ना है। हालांकि एक चीज़ और भी आप जान लीजिए अभी से ही, नेक्स्ट क्लास में भी हम ज़रूर एक्सप्लेन करेंगे इस बात को। कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 50 में ये साफ साफ बताया गया है कि कोई भी कंपनी एडवांस केवल तभी एक्सेप्ट करेगी अगर इसके लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन किया गया है। यानी इफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सजेस्ट कि कंपनी एडवांस ले सकती है, देन कंपनी कैन रिसीव एडवांस, अदरवाइज कॉल्स इन एडवांस कंपनी कांट बी एक्सेप्ट। इसके बाद अगला टॉपिक आपका है जो इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओवर सब्सक्रिप्शन। लेकिन ओवर सब्सक्रिप्शन से पहले आप सब्सक्रिप्शन के बारे में हम समझते हैं कि सब्सक्रिप्शन क्या है, फिर ओवर सब्सक्रिप्शन भी इसी का एक पार्ट है। देखो, सब्सक्रिप्शन या सब्सक्राइब वर्ड अक्सर हम लोग बोलते हैं कि भाई आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है मांगना। देखो बच्चों, शेयर इशू कौन करता है? कंपनी। और कंपनी के शेयर को मांगती कौन है? आम आदमी, आम पब्लिक। तो कंपनी जितना शेयर इशू करी है, जैसे मान लेते कंपनी 10,000 शेयर इशू की है, तो पब्लिक में क्या है, कोई पर्सन बोल रहा है कि हमको भाई 100 शेयर चाहिए, किसी को 500 शेयर चाहिए, किसी को 1000 शेयर चाहिए, ऐसे सब लोग अप्लाई कर रहे हैं। कंपनी 10,000 शेयर इशू की है, ये हो सकता है कि जितना भी एप्लीकेशन कंपनी के पास आया वो एक्यूरेट 10,000 ही आया, या ये भी हो सकता है कि कंपनी जितना शेयर इशू करी है एप्लीकेशन उससे कम शेयर के लिए आ रहा है, या ये भी हो सकता है कि कंपनी जितना भी शेयर इशू कर रही है एप्लीकेशन उससे ज़्यादा शेयर के लिए आ रहा है। तो व्हेन अप्लाइड शेयर इज लेस देन फ्रॉम इशूड शेयर, यानी कंपनी ने जितना शेयर इशू किया है अगर एप्लीकेशन उससे कम शेयर के लिए आ रहा है, तब तो बेटा इसको कहा जाता है अंडर सब्सक्रिप्शन। और इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओवर सब्सक्रिप्शन। व्हेन अप्लाइड शेयर इज मोर देन फ्रॉम इशूड शेयर, यानी कंपनी जितना शेयर इशू करी है एप्लीकेशन अगर उससे ज़्यादा शेयर के लिए आ रहा है, इसको हम कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। इसको बहुत ध्यान से आपको समझना होगा। अगला टॉपिक क्या है, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आना ही आना है, या बोर्ड एग्जामिनेशन हो या प्रोफेशनल एग्जामिनेशन हो। कंपनी जब अपने शेयर को इंस्टॉलमेंट वाइज इशू करती है, जो अभी भी बताया गया है, तो हो सकता है शेयर होल्डर अलॉटमेंट का या कॉल का पैसा नहीं दिए, कंपनी ऐसे शेयर होल्डर से बार बार कॉल कर रही है कि बाबू अपना पैसा दे दो, भैया अपना पैसा दे दो, आपका इतना पैसा बाकी है, आप अपना पैसा जमा करिए। लेकिन कंपनी के रिक्वेस्ट करने के बाद भी अगर वो शेयर होल्डर अपना पैसा जमा नहीं करते हैं, तो एक लीगल प्रोसीजर है। उस समय जब ये क्लास स्टार्ट होगा, जब ये टॉपिक आएगा तो बताया जाएगा। एक लीगल प्रोसीजर है, उस लीगल प्रोसीजर को करने के बाद कंपनी उस शेयर को जब्त कर सकती है, यानी उस शेयर को कैंसिल कर सकती है, जिसको हम बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। इसके बाद अगर कंपनी ने अपने शेयर को फॉरफिट किया है तो बाद में फिर उसी शेयर को री इशू भी कर सकती है। तो अगला टॉपिक हमारा है री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर।
और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का अमाउंट ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व। आप मान सकते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन में यही आंसर है। फॉर फ्यूचर और रीइश्यू के समय कंपनी के पास कुछ प्रॉफिट होते हैं जो कैपिटल नेचर के होते हैं, और आपको पहले से भी पता होना चाहिए कि कैपिटल रेवेन्यू या कैपिटल इनकम को अगर हम रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं तो कैपिटल रिजर्व में ही ट्रांसफ़र करते हैं। देन डियर स्टूडेंट्स, आज इस फर्स्ट क्लास में पार्ट 1 में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इश्यू ऑफ शेयर, इसका कंटेंट आपको थोड़ा थोड़ा करके बताया गया, ब्रीफिंग किया गया है। अब अगले क्लास में एक एक टॉपिक को लेकर सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।